भारत की राजधानी दिल्ली में हंगामा बरपा हुआ है। दिल्ली की पार्टी वो पार्टी जो रामलीला मैदान से जन लोकपाल, भ्रष्टाचार, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, नैतिकता, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 90 साल के होने वाले हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 8 साल से दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री और देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इसी रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को खूब बदनाम किया। नैतिकता, इस्तीफे, भ्रष्टाचार, और हमें लगा अब तो सत्ता में आ गए हैं अरविंद केजरीवाल जी और मोदी जी, अब तो बिल्कुल कोई नेता कांग्रेस का भ्रष्ट जिन पे आरोप लगे हैं अब कोई बचेगा नहीं, सब जेल जाएंगे। लेकिन 8 साल में गर्व होता है मुझे ये कहते हुए कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते कि प्रधानमंत्री मोदी जी हों या केजरीवाल, पिछले 8 साल पूरे हो गए इनके सत्ता में आए, एक भी आरोप जो रामलीला मैदान से लगाया था साबित नहीं कर पाए। एक भी कांग्रेस का 15 साल दिल्ली में और 10 साल केंद्र में कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री जेल नहीं गया, क्योंकि आरोप ही रह गए, आरोप साबित ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो सिर्फ रामलीला मैदान में सत्ता हासिल करने की कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, एक को प्रधानमंत्री और एक को मुख्यमंत्री दिख रहा था, और पूरी कांग्रेस को देश भर में बदनाम किया। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर दिल्ली की शिक्षा नहीं, जिसके पीछे वो छुप रहे हैं, शराब नीति, हाथ में किताब, बगल में शराब। दिल्ली से पूछिएगा, मैं राजधानी दिल्ली में बैठी हूं, यहीं से आती हूं, यहीं पैदा हुई, पली बड़ी, लिखी, राजनीति दिखी। दिल्ली की महिलाओं से पूछिएगा कि केजरीवाल की शराब नीति ने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के देवली की विधानसभा में या बहुत से इलाकों में महिलाओं ने अपने इलाकों में जब शराब की दुकानें धड़ाधड़ खुल रही थी, नियम कानूनों को ताक में रखकर खुल रही थी, विरोध किया तो उन्हें महिला मार्शल से पिटवाया गया। वीडियो वायरल है जो अरविंद केजरीवाल कहते थे शीला दीक्षित जी के समय में कि दुकानें अगर महिलाओं में हम पूछेंगे, अगर कहेंगे बंद होंगी तो बंद होंगी, और जब उन्होंने विरोध किया केजरीवाल जी के सामने तो उन्हें पिटवाया गया। इनका कहना है कि हमने कोई नई दुकान नहीं खोली है। तो पूछा मुनाफा कैसे करोड़ों रुपए का हो रहा था, नई दुकान खुली नहीं। तो फिर पता लगता है कि हमने तो शराब पीने की उम्र घटा दी, 25 से 21 कर दी, ग्राहक बढ़ गए। वाह, ग्राहक बढ़ा दिए, ड्राई डे कम कर दिए, एक दारू के साथ एक दारू की बोतल ही तो हम बस फ्री में दे रहे थे, जिससे बिक्री बढ़ गई। 272 दिल्ली में नगर निगम वार्ड है। फैसला ये हुआ कि हर नगर निगम वार्ड में 8 शराब की दुकानें खुलेंगी, आलीशान खुलेंगी। 2020 में जब देश कोरोना महामारी में से गुजर रहा था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे थे, तब यही अरविंद केजरीवाल जी बीच कोरोना महामारी में ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर रहे थे, शराब की आबकार नीति बना रहे थे। पंजाब और दिल्ली के शराब माफियाओं के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे कि आपका जो कमीशन 2% था ना, हमसे 12% कमीशन कर देंगे, और आपका नीति बन रही थी। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, दिल्ली में मंजर देखा लोगों ने, ये सब हो रहा था। और जब दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट तैयार की तो पता लगा 144 करोड़ का चूना दिल्ली की इस केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी खजाने पर लगाया है। 144 करोड़ का लाइसेंस फीस माफ करके। और उसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को जांच सौंप दी, और मुख्य सचिव रिपोर्ट तैयार करते, एलजी सीबीआई को जांच सौंपते, उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दिल्ली के हम सब नेता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एलजी के पास पहुंचे थे, क्योंकि हमारे पास पंजाब दिल्ली के वो सारे सबूत आ गए थे कि किस तरीके से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब नीति के माध्यम से 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ करके सरकारी खजाने को चूना लगाया, लेकिन अपना चुनावी चंदे का इंतजाम कर लिया और अपने पार्टी फंड में पैसा लिया। सारे सबूत हमने सौंपे, हमें खुशी है, हम स्वागत करते हैं। अब ये कहते हैं कि हमारी आबकार नीति, केजरीवाल जी कह रहे हैं, ईमानदार वाली थी।
मुनाफे वाली थी। तो सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आपकी नीति अरविंद केजरीवाल जी नई शराब नीति ईमानदार वाली थी, लाभ वाली थी, तो सीबीआई की जांच की घोषणा के तुरंत बाद डर के आपने वो नीति वापस क्यों ले ली? दिल्ली जानना चाहती है। शीला दीक्षित जी की जो नीति 15 साल वो मुख्यमंत्री रही, वो नीति गलत थी, आपने उसे पलटा 2020 में। 2022 तक 2 साल तक उसे चलाते रहे, मुनाफाखोरी करते रहे, और 2022 में सीबीआई की जांच के अगले ही दिन आपने अपनी आबकार नीति वापस ली और शीला दीक्षित जी वाली नीति लागू कर दी। सवाल तो उठता है कि नीति तो जारी रहनी चाहिए थी, नीति क्यों वापस ली? नीति को जारी रखते हुए आप कार्रवाई करते। अब बात आती है कि सीबीआई, ईडी कांग्रेस के नेताओं पर हाथ डालती है। बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो ईडी सीबीआई गलत हो जाती है। और अब केजरीवाल के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 2 महीने से ईडी ने जेल में डाला हुआ है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की रेड हुई है और अब तो ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। तो अब कांग्रेस के लिए सीबीआई, ईडी सही है? बिल्कुल हम मानते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को साधने के लिए, उनको डराने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए बिल्कुल हम मानते हैं कि अपनी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, ईडी के बुलावे पर राहुल गांधी जी 5 दिन 55 घंटे गए। सोनिया गांधी जी संसद का भवन बीच में सदन छुड़वाकर ईडी ने बुलाया, गए। हम कानून का सामना कर रहे हैं, कोई भाग नहीं रहा है, क्योंकि 8 साल आप कुछ साबित नहीं कर पा रहे, और अब 24 आया तो फिर कांग्रेस के नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने परिवार के उन सदस्यों पर, अगर आपसे कहूं आपके परिवार के सदस्य ने कुछ गलत नहीं किया, आपको अपने परिवार के सदस्य पर भरोसा है, आप अपने परिवार के सदस्य के साथ खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे, या उसका साथ छोड़ देंगे, या उसके लिए लड़ेंगे, मुझे मालूम है। उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने नेता के साथ, जो ईमानदार है, जिनको 8-9 साल तक केंद्र की भाजपा और केजरीवाल एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए, मात्र रामलीला मैदान से आज तक झूठे आरोप ही लगा रहे हैं। हम खड़े, हम सड़कों पर, हम लड़ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल, क्या सत्येंद्र जैन, आपके स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठाए हुए हैं, जिन्हें आपने अरविंद केजरीवाल जी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है, क्या उसके लिए भी अब कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के हमारे जैसे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, या आपको उतरना चाहिए था? क्यों नहीं 2 महीने से अरविंद केजरीवाल जी, आपके 90 विधायक पंजाब के, 60 विधायक दिल्ली के, 10 राज्यसभा सांसद और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे? क्यों आपने पल्ला झाड़ लिया? सत्येंद्र जैन से क्यों नहीं लड़ रहे उसकी लड़ाई? और सत्येंद्र जैन जी की तो बताते याददाश्त ही चली गई है, वो सवालों के जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम आ रहा है, आपकी रेड होती है, लाखों रुपया कैश पकड़ा गया है, लाखों रुपया कैश पकड़ा गया है, और वो बताते मेरी तो याददाश्त चली गई है। कोर्ट कह रही है केजरीवाल जी, आपके मंत्री जो 2 महीने से जेल में ईडी ने बिठाया, उसकी याददाश्त चली गई है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे चलेगा? आप विचार करिए और स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लीजिए। लेकिन केजरीवाल जी नैतिकता की बात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी से कर करके इस्तीफा मांगते थे, कागज दिखा दिखा कर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तीफा मांगते थे, और आज अपनी जब बारी आती है तो नैतिकता तेल लेने चली गई आपकी। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार कमीशन खोरी में एंटी करप्शन ब्रांच पकड़ती और जेल में है पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री। दिल्ली का मंत्री जितेंद्र तोमर, जिन्हें सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी दे रहे थे, तो ईमानदार है, भ्रष्टाचार नहीं किया, उसकी डिग्री फर्जी नहीं है, बाद में पता लगा डिग्री फर्जी है। मंत्री पद से गए, विधायकी से गए, चुनाव लड़ने पर रोक लगी, जेल गए, और अंत में आपको मानना पड़ा। मंत्री संदीप राशन कार्ड में पकड़े गए, मंत्री थे, इस्तीफा दिया, हटना पड़ा। आसिम अहमद आपके दिल्ली सरकार के मंत्री थे, आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगा के सीबीआई को जांच सौंपी, तब सीबीआई ठीक थी जब आप अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच दे रहे थे सीबीआई को, या मोदी जी पर आपको तब भरोसा था? आज मनीष सिसोदिया, दिल्ली जानती है, दिल्ली की एक महिला जानती है कि दिल्ली को बर्बाद करने में, कहते हैं बच्चों का भविष्य बना रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली पूछ रही है, देश पूछ रहा है। आप भी सोचिए कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी दिल्ली का बच्चों का भविष्य एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री देकर बना रहे थे।
शराब पीने की उम्र उनकी घटाकर उनका भविष्य बना रहे थे। गली मोहल्लों में शराब की दुकानें बेधड़क खोल खोल के भविष्य बना रहे थे। शराब पीने के ड्राई डे, दिवाली, ईद कोई भी नहीं, सब माफ कर दिया और ड्राई डे कम कर दिए। कमीशन खोरी 2 से 12% कर दी। आप ऐसे भविष्य बना रहे थे। आप शिक्षा नीति के पीछे छुपिए मत। 70 सालों में जिन कॉलेज, जिन विश्वविद्यालयों, जिन आईआईटी में आपने पढ़ाइयां की हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट बने हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे आदरणीय लोग भी, वो इसी भारत की, हिंदुस्तान के 70-75 सालों में बनाई गई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बने हैं। इसलिए बदनाम मत करिए, जवाब दीजिए, शिक्षा नीति के पीछे छुपिए मत। अब क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल? 2024 की लड़ाई देश के बड़े ठग और देश के छोटे, दिल्ली में बैठे छोटे ठग में होगी। ये किसने तय कर लिया? ये खुद ही इन्होंने घर में बैठ के तय कर लिया। 2014 में रामलीला मैदान में इन्होंने खुद ही ठगों ने तय कर लिया था कि दोनों मिलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, कांग्रेस को बदनाम करेंगे, देश आप ले लीजिएगा, प्रधानमंत्री आप बन जाइएगा, मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा। फिर वही साठगांठ 2024 में है कि बड़ा ठग देश का, जिन्होंने देश के सरकारी बैंकों को चूना लगाया, अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर करोड़ों का चूना लगाया, 10 लाख करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया। गरीब, मध्यम वर्गीय, मजदूर, किसान तो महंगाई और बेरोजगारी का आज भी शिकार है। तो बड़े ठग ने सरकारी बैंकों को चूना लगाया, पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाया, और छोटा ठग जो दिल्ली का है, उसने दिल्ली के खजानों पर करदाताओं के पैसे से पंजाब, गुजरात, हिमाचल, देश भर में अब जाने की फिराक में करोड़ों रुपया विज्ञापनों पे फूंक के अब दिल्ली को ही नहीं, पंजाब को भी चूना लगा रहा है। 2024 में कहते हैं हम मोदी को टक्कर देंगे, देश भर में कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर राज्य में जाएंगे। दिल्ली पूछ रही है, देश पूछ रहा है, अरविंद केजरीवाल जी पैसा कहां से आएगा आपके पास? ये तो आपने पारदर्शिता की बात कही थी, वो पैसा क्या पंजाब सरकार के और दिल्ली सरकार में जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए का, देश में कहीं भी चले जाइए, मैं पूरे देश का भ्रमण करती हूं, कहीं भी चले जाइए, आप टीवी खोलिए, आपको सरकारी अखबारें खोलिए, आपको केजरीवाल और भगवत मान की सरकारी एड्स, जो लोगों का पैसा, जनता का पैसा है, उन पे लगना चाहिए। करोड़ों रुपए की एड पर लग रहा है। तो जो दिल्ली में बैठा छोटा ठग है, वो लोगों के पैसों से सरकारी विज्ञापन देकर, झूठे विज्ञापन देकर करोड़ों का चूना लगा रहा है, और बड़ा ठग। तो लड़ाई बड़े ठग और छोटे ठग में होगी या महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर होगी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगी? मैं आप सभी से कहूंगी, थोड़ी सी भी नैतिकता अगर अरविंद केजरीवाल जी आप में है, तो रामलीला मैदान के सबको कहूंगी, अरविंद केजरीवाल जी का खुद भाषण है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, कल हम सरकार बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे, हमारे लोग भी मंत्री बनेंगे, तो क्या वो भी भ्रष्ट हो जाएंगे? क्योंकि कुर्सी पे आता है जो भी, वो भ्रष्ट हो जाता है। तो ये तो सच है, सबसे बड़ा भ्रष्ट तो दिल्ली का महाठग अरविंद केजरीवाल आप है। आरटीआई लगाई, सूचना का अधिकार में पता चलता है कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा सरकारी, उसने मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 गाड़ियां बदली हैं, 4 गाड़ियां, और उन 4 गाड़ियों पर 1,45,00,000 रुपया खर्च कर दिया है। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे सरकारी बंगला नहीं लूंगा, उस सरकारी बंगले के रेनोवेशन में, सजावट में, स्विमिंग पूल बनाने में 9 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। आज वही दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के साथ पंजाब की 90 ब्लैक कमांडो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। लाखों रुपया टैक्स पेयर का उनकी सुरक्षा पे खर्च हो रहा है। इतना ही नहीं, अब पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में आके हाजिरियां लगा रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री के पास तो कोई मंत्रालय था नहीं, अब पंजाब का मुख्यमंत्री भी इनके साथ कभी गुजरात, कभी हिमाचल, और अब देश के 2024 के चुनाव के लिए जाएंगे। पहले कहते थे कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, हमें एक पूर्ण राज्य दे दीजिए, एक मुक्का केजरीवाल। पटियाला में जो बेरोजगार है, रोजगार मांग रहे थे, आज का वीडियो है, बीबीसी की न्यूज है, ट्वीट की है, रोजगार मांग रहे हैं, लाठियों से पीटा जा रहा है उन्हें। पटियाला में बेरोजगार युवाओं को लाठियों से पीटा जा रहा है। एक मौका केजरीवाल नो
अब की बार केजरीवाल दे दिया, केजरीवाल पूर्ण राज्य दे दिया, पुलिस प्रशासन कानून है ना उसके पास, करिए साबित। लेकिन नहीं, अब पंजाब नहीं, अब गुजरात भी चाहिए, अब हिमाचल भी चाहिए। अब पैसा कहां से आएगा? शराब माफियाओं से आएगा या सरकारी खजाने से आएगा? पारदर्शिता। तो मैं आप सभी को कहूंगी, राजधानी दिल्ली में हूं, न्यूयॉर्क टाइम की खबर का जिक्र करते हैं ये महाठग, लेकिन ये जिक्र नहीं करते कि उसी न्यूयॉर्क टाइम में यह भी बताया गया कि भारत की सबसे जहरीली हवाएं, सबसे प्रदूषित अगर वायु कहीं की है तो भारत की राजधानी दिल्ली की है। हर साल 50,000 लोग मात्र वायु प्रदूषण की वजह से, जहरीली हवाओं में सांस लेने की वजह से दम तोड़े। ये न्यूयॉर्क टाइम ने नहीं बताया? न्यूयॉर्क टाइम ने यह भी नहीं बताया क्या कि भारत की राजधानी में सबसे जहरीला पीने का पानी अगर देश में कोई पी रहा है तो राजधानी दिल्ली में के लोग पी रहे हैं? जमुना का पानी जहरीला हो चुका है। क्या न्यूयॉर्क टाइम ने यह नहीं बताया कि भारत की राजधानी रेप कैपिटल है? आज मैं जब आपसे बात कर रही हूं, एक 8 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। क्या न्यूयॉर्क टाइम ने यह नहीं बताया? अरविंद केजरीवाल जी करोड़ों के विज्ञापनों पर दिल्ली ठगी, पंजाब ठगा, देश ठगने चले हो। कांग्रेस भ्रष्ट थी तो पूछना चाह रहा है देश मेरे सहित, एक नाम तो बताइए। 8 साल 9 साल कम नहीं थे आप सत्ता में हैं, जांच एजेंसियां आपकी है, सारी सरकारी फाइलें आपके पास हैं। एक भी नेता कांग्रेस का पिछले 8-9 सालों में जेल क्यों नहीं गया, दोषी क्यों नहीं करार दिया गया, चुनाव लड़ने पर रोक क्यों नहीं लगी उसके? अभी ईडी नेशनल हेराल्ड केस में कर लीजिए, मैं तो चुनौती दे रही हूं, फास्ट ट्रैक में ले आइए केस को, 3 महीने में साबित कर दीजिए। अलका लांबा कांग्रेस की प्रवक्ता कहूं, कार्यकर्ता कहूं, चुनौती दे रही है, सत्ता में है, जांच एजेंसियां आपकी हैं, फाइलें आपके पास है, करिए दोषी करार। आप भी साबित कर दीजिए कि हाँ कांग्रेस भ्रष्ट थी रामलीला मैदान में, जो हमने कहा था। सिर्फ आरोप 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 साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की महिलाएं आज बहुत, मैं कह रही हूं, एक होता ना, एक उनको तसल्ली हो रही है कि इस दिल्ली को जो शराब की राजधानी बनाने जा रहे थे आप, जो शराब नीति आपने सीबीआई के डर से वापस ली है, उस मनीष सिसोदिया को अब सीबीआई के साथ कह रहे 12 घंटे उनके घर में कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ मिला है। उसी के आधार पर ईडी ने भी अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया है। अगर अरविंद केजरीवाल, आपको लगता है कि आपका सत्येंद्र जैन, आपका स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने से जेल में, मनीष सिसोदिया ईमानदार है, और अब तो आपके कैलाश जो है गहलोत ट्रांसपोर्ट मंत्री पर भी ईडी की रेड हुई, पैसा पकड़ा गया, सील है उनके खाते भी, अगर ईमानदार हैं तो पूछना चाहते हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर 17 विपक्षी दलों ने मीटिंग बुलाकर रेजोल्यूशन पास किया था कि केंद्र की भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, हम उसके खिलाफ एकजुट होंगे, तो पूछना चाहती हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप उस मीटिंग का हिस्सा क्यों नहीं बने? क्यों आज आप सड़कों पर आकर कांग्रेस की तरह अपने ही नेताओं के लिए नहीं लड़ रहे हैं? क्यों आप सिर्फ मीडिया में आकर या गुजरात में जाकर, मनीष सिसोदिया कहते हैं कभी हम भगत सिंह के वंशज हैं, अब कहते हैं हम राणा प्रताप के वंशज हैं, मैं राजपूत हूं, अब जाति पर आ गए, शर्म करिए, डूब मरिए। कभी धर्म की राजनीति, दिल्ली में देखा कोरोना महामारी में कैसे मरकज पे आपने, मरकज के मामले में कैसे आपने एक धर्म को बदनाम करने के लिए राजनीति की, उसको शिकार होना पड़ा। किस तरीके से अब आप जाति की राजनीति, धर्म में अपना राजपूत बता रहे हैं मनीष सिसोदिया। आप ही की नगर निगम पार्षद गीता रावत 20,000 की रिश्वत लेते हुए मनीष सिसोदिया जी पटकबड़गंज में पकड़ी जाती है। ये ईमानदार पार्टी है। हमारा कोई दोष आप साबित नहीं कर पाए 9 सालों में, पर आपका एक एक मंत्री कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी का कट्टर बेईमान आदमी एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। 5 साल विधायक रही हूं, इनकी ठोकर मार कर आई हूं, इनकी विधायकी को ठोकर मार कर आई हूं, इनकी सत्ता को ठोकर मार कर आकर भाजपा में नहीं गई, सत्ता में नहीं गई मिलाई खाने के लिए, उस कांग्रेस में लौटी हूं। परसों ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। देख रहे हैं वो सब 90 साल के हैं, लेकिन अखबारें पढ़ते हैं, देश दिल्ली में क्या चल रहा है देख रहे हैं। रामलीला मैदान में उन्हें बदनाम किया गया, भावुक है वो भी आज कि उनके दामन पे लगे दागों को कांग्रेस धो पाएगी।
जो अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, किरण बेदी, वीके सिंह ने, इन ठगों ने मिलकर लगाए थे उनके दामन पर। शीला दीक्षित जी तो नहीं रही, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भरोसा दिलाकर आई हूं। सत्ता को ठोकर मार के संघर्ष का रास्ता एक बार फिर से चुना है। तब भी लड़ रही थी, अब भी लड़ रही हूं। 3 दशक हो गए हिंदुस्तान की राजनीति में, 30 साल। कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और कहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, देश देख रहा है आपके योगदान को। आज देश की अर्थव्यवस्था कहां है, रुपया कहां है, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कद्र उस समय नहीं जानी जब ये बदनाम कर रहे थे रामलीला मैदान में संघ के साथ मिलकर, ये छोटे संघी ठग केजरीवाल। लेकिन आज देश, दिल्ली, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपकी कद्र जान रही है। हम लेंगे बदला, बचाएंगे दिल्ली और देश को इन ठगों से, बड़े ठग और छोटे ठग से। एक देश के बैंकों को चूना लगा रहा है पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर, और दूसरा शराब माफियाओं के साथ मिलकर पंजाब और दिल्ली के खजानों पर अपना जो है ठगी कर रहा है। मैं आप सबसे कहूंगी, बार बार कहूंगी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी, ये वो लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो कभी भाजपा के साथ सत्ता में रहे हैं। आज वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि आप केजरीवाल के खिलाफ मत बोलिए। केजरीवाल का भ्रष्टाचार जो पकड़ा जा रहा है, उसके एक एक करके मंत्री बेनकाब हो रहे हैं, कट्टर बेईमान जेल जा रहे हैं, हम जुबान बंद कर लें। मैं पूछना चाहती हूं, जो नेता आज कांग्रेस को बोल रहे हैं, वो नेता तब कहां थे जब यही केजरीवाल अन्ना के साथ मिलकर, संघियों के साथ मिलकर रामलीला मैदान में पूरी कांग्रेस को और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम कर रहे थे? तब आप कहां थे? तब आप भाजपा के साथ सत्ता में थे, मिलाई खा रहे थे आज आप। और आज हमें कहते हैं हम चुप रहे, हम भ्रष्टाचार से समझौता कर लें। बहुत से लोग हमें सुझाव देते हैं विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, कांग्रेस को केजरीवाल से नहीं, मोदी से, भाजपा से लड़ना चाहिए। मैं आपको साफ कर दूं, जहां तक दिल्ली की बात है, जहां तक मेरी बात और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की बात है, जितनी बड़ी दुश्मन देश की भाजपा है, उतना ही बड़ा दिल्ली का दुश्मन, या देश में जिस तरह से भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी बी टीम बनकर ये ठग जा रहा है, उतना ही बड़ा अलका लांबा के लिए आम आदमी पार्टी का ठग है। दोनों से लड़ूंगी, दम लगाकर लड़ूंगी, ना भाजपा से समझौता करूंगी जितनी भी अब जिंदगी या राजनीति रही है, और ना इस ठग से समझौता करूंगी। दिल्ली को ठगा है, दिल्ली की लड़ाई लड़ूंगी। शीला दीक्षित जी के दामन पे लगे दाग और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मन में जो घाव है, उनको बदनाम किया है, उनके लिए लड़ेगी अलका लांबा, बिना समझौता किए हुए लड़ेगी, सड़कों पर लड़ूंगी, संघर्ष करूंगी। मेरी दिल्ली को नशे की राजधानी बनाया, 8 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, और ये ठग दिल्ली छोड़कर अब उस हिमाचल और गुजरात की तरफ जा रहा है। ये गया था, ये महाठग गया गोवा, गया उत्तराखंड। भाजपा दोनों में राज शासन में थी, डबल इंजन की सरकार थी, लोग तरस थे, हराना चाह रहे थे, ये ठग वहां पहुंचे थे। क्या हुआ? भाजपा के खिलाफ वोट बांटा, भाजपा को सत्ता सौंपी, और इनका उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री का चेहरा था वो तो भाजपा में ही चला गया। पूरी की पूरी हिमाचल की इकाई भाजपा में शामिल करवा ली रात भर में। और अब ये ठग, जिनके पास दिल्ली है, जिनके पास पूर्ण राज्य पंजाब है, वहां नहीं ध्यान देंगे। अब वहां का सरकारी खजाना शराब माफियाओं का पैसा लेकर अब ये कह रहे हैं हम गुजरात और उस हिमाचल में जाएंगे जहां पर लोग भाजपा से पूरी तरह त्रस्त होकर उन्हें हराना चाहते हैं, और सीधी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। और वो कांग्रेस हराने का दम रख रही है लोगों के दम पर। लेकिन ये भाजपा की बी टीम बनकर वहां जा रहे हैं वोट बांटने के लिए। और आप कहते हैं वो राजनीतिक पार्टी है, उसे भी तो कहीं भी जाने का हक है। बिल्कुल, लोकतंत्र है, राजनीतिक दल है जो है आम आदमी पार्टी, उसे भी जाने का हक है। पर पूछना चाहेंगे वहां ही क्यों? जहां पर भाजपा हार रही है और कांग्रेस हरा रही है, वहीं क्यों? उन्हीं सीटों पर क्यों जहां कांग्रेस लगातार जीत रही है? सिर्फ उन्हीं सीटों पर क्यों जहां पर कांग्रेस जीत रही है और वहां वोट बांटकर अब भाजपा को जिताना चाहते हैं? उन सीटों पर क्यों नहीं? शीला दीक्षित जी से लड़े थे अरविंद केजरीवाल जी सीधा। बताइए ना, आपका चेहरा हिमाचल में, हिमाचल के मुख्यमंत्री के सामने बड़ा चेहरा कौन है? गुजरात के अंदर आपका बड़ा चेहरा कौन है जो मुख्यमंत्री को टक्कर देगा? कौन है? पंजाब में तो भगवत मान ढूंढ लिया आपने, क्योंकि वहां पर भाजपा है ही नहीं, भाजपा से आपकी टक्कर ही नहीं थी।
लेकिन जहां पर भाजपा है वहां पर आप भाजपा की बी टीम है, ये मेरा मानना है। जाति की, धर्म की राजनीति, शर्म कीजिए, डूब मरिए, छोड़ूंगी नहीं। बदला तो मैं अपनी दिल्ली का लेकर रहूंगी, बदला तो लेकर रहेंगे एक एक कार्यकर्ता। और जो लोगों को लगता है कि हमें विपक्षी एक होना चाहिए, तो मैं आपको साफ बता दूं, कम से कम मैं अलका लांबा आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी विपक्ष में नहीं मानती हूं। ये भाजपा की बी टीम है, चाहे रामलीला मैदान हो। ये मैं इसलिए विश्वास से कह रही हूं क्योंकि मैं 5 साल आम आदमी पार्टी की विधायक रही। अरविंद केजरीवाल इसकी पार्टी को करीबी से देखा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार से इन्होंने समझौता किया है। कल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में राहुल गांधी जी को 150 के करीब सिविल सोसाइटी के लोगों ने बुलाया, आमंत्रित किया, और उसमें से अधिकतर दल वही थे जो 2014 से पहले 11-12 में रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन में शामिल थे और के भाजपा का जो है वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा के शिकार हुए। मुझे खुशी है, आज पूछा भी गया जयराम रमेश जी और दिग्विजय जी से सवाल कि वो जो 150 लोगों से राहुल गांधी जी मिले, 1.5 घंटा मिले, उनके सारे सवालों का जवाब खुलकर दिया है। ये तो वही थे जो रामलीला मैदान में थे। लेकिन हमें आज खुशी है कि वो जो 150 सिविल सोसाइटी के लोग थे जो रामलीला मैदान में थे, वो भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस ठग की ठगी को, भ्रष्टाचार के इसके मुखौटे को जो पहनकर, ईमानदारी का, कट्टर ईमानदार का पहनकर ओढ़कर घूम रहा था, वो बेनकाब हुआ और इनके सामने सच्चाई आई। इन 150 सिविल सोसाइटी के लोगों के सामने, उन किसानों के सामने, बेरोजगार युवाओं के सामने कि हाँ 9 साल हो गए सत्ता में दिल्ली में, और केजरीवाल जी, मोदी जी आपको एक आरोप साबित नहीं हुआ, झूठे बदनाम हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आज खुशी है कि धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं 7 सितंबर को श्री राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस का, हमारे जैसे एक एक कार्यकर्ता 12 राज्यों में जाएगा, 3500 किलोमीटर चलेंगे और हाथ में तिरंगा होगा, देश जोड़ो, भारत जोड़ो का नारा होगा। निकलेंगे देश में, लड़ेंगे महंगाई के खिलाफ, लड़ेंगे बेरोजगारी के खिलाफ, लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, डरने वाले नहीं हैं। यह अंतर बताना आपको बहुत जरूरी था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दिल्ली के ठग आम आदमी पार्टी के ठगों में फर्क क्या है, कौन किस लिए लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है और कैसे सड़कों पर लड़ रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से कहूंगी, राजधानी दिल्ली की सच्चाई जाननी हो, पंजाब की सच्चाई जाननी हो, तो आइए दिल्ली, आइए पंजाब। इनके फर्जी करोड़ों रुपए के सरकारी विज्ञापनों की आड़ में मत दबिए। शिक्षा स्वास्थ्य, बात यहां पर शिक्षा नहीं, शराब की हो रही है। शराब की राजधानी बनाने में आपने शराब माफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों का चूना लगाया है। अरविंद केजरीवाल जी, अंतिम चुनौती दे रही हूं, रामलीला मैदान का आपका भाषण, पारदर्शिता होगी, चुनावी चंदा, पार्टी फंड के खुलासे करेंगे हम। आज अलका लांबा आपको चुनौती देती है क्योंकि आपने कहा था, आज अगर दम हो, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप पर दर्ज हो गया, मनीष सिसोदिया पर। मनी लॉन्ड्रिंग में आपके पहले ही 2 महीने से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। थोड़ी भी नैतिकता हो, अभी भी उनका इस्तीफा ले लीजिए। बहुत ईमानदार आपके पास विधायक होंगे, विधायकों की आपके पास कमी नहीं है, 60 विधायक हैं, विश्वास रखिए उन पर, आप ही के तो विधायक हैं, बना दीजिए मंत्री। नैतिकता का एक उदाहरण तो दीजिए। चुनौती देकर जा रही है अलका लांबा, ईमानदार है ना, पारदर्शिता है ना, जवाबदेही है ना। आपका चुनावी चंदा, पार्टी फंड, कौन कितना कहां से दे रहा है, आरोप है बिल्कुल। शराब माफियाओं से आपने चुनावी चंदे लिया, पंजाब चुनाव से बीच में आपने ये शराब नीति लेकर आए और पंजाब और दिल्ली के शराब माफियाओं को अंधाधुंध आपने लाइसेंस दी, उनकी कमीशन 2 से 12% की। 144 करोड़ का सिर्फ सरकारी खजाने में आपने नुकसान जो पहुंचाया। और कितने करोड़ों का फंड लिया, ये तो खुलासा तब होगा जब आपके पार्टी फंड खुलकर सामने आ जाएगा। रखिए ना उस पार्टी फंड को खुलकर। और मैं आपको जाते जाते बता रही हूं, ये जो सीबीआई और ईडी है, साख पे लगी हुई है सीबीआई और ईडी की। आरोप लगते आए कि भाजपा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल हम मानते हैं कर रही है, हमारे खिलाफ तो कर रही है, इसलिए हम लड़ भी रहे हैं। लेकिन आपको भी लगता है कर रही है तो निकलिए ना सड़कों पर। लेकिन हमें मालूम है, सबूत हमने दिए शराब नीति के खिलाफ पुलिस और ईडी को, एलजी को, और हमें भरोसा है कि अगर आपको भाजपा ने किसी चुनावी समझौते के तहत बचाने की कोशिश नहीं की तो सत्येंद्र जैन भी नपेगा, मनीष सिसोदिया भी नपेगा और अरविंद केजरीवाल भी नपेगा।
अगर मोदी जी ने गुजरात और हिमाचल के चुनावों के मद्देनजर इन जांच को प्रभावित करने के लिए इनसे कोई समझौता ना किया, सिर्फ एक होता है ना ब्लैकमेलिंग के तौर पर आप अब इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको लाभ पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दम लगाकर हिमाचल में लड़ेगी और गुजरात में लड़ेगी, और उससे कांग्रेस का जो बीजेपी के खिलाफ वोट है वो बांटने में मदद होगी, तो पक्का बता देती हूं ईडी और सीबीआई सिर्फ ये तमाशा बनकर रह जाएगा। और अगर ईमानदारी से जांच हो गई तो मेरा ये यकीन है ये कट्टर ईमानदार बेनकाब होंगे। आप सभी साथियों को कहूंगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को कहूंगी, पूरी तरह से हर एक चीज पर मैंने अपनी बात को खुलकर रख दिया है। इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत से सवाल उठ रहे थे, बहुत से जवाब देने थे जो मैंने दिए हैं। हिम्मत से लड़िएगा। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की, ये लड़ाई दिल्ली को बचाने की है। सभी साथियों का धन्यवाद करती हूं, जितने भी साथी जुड़े हैं। मैं यही कहूंगी, अपनी दिमाग लगाइए। हाँ, तो मुझे पता लगा है कि एनडीटीवी को भी खरीद लिया गया है, किसी ने एनडीटीवी के शेयर ले लिया, किसी और ने नहीं। मोदी जी के 2 करीबी पूंजीपति मित्रों में से एक पूंजीपति मित्र ने खरीद लिया है एनडीटीवी भी। कुछ चैनल बचे थे जो लग रहा था ईमानदारी की आवाज उठाएंगे, अब तो उनसे भी उम्मीद जो है वो खत्म हो रही है। अब सिर्फ माध्यम बचा है सीधा संवाद का, और वो संवाद का रास्ता है सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और सीधा बात करें, सीधे बात सबूत रखें, सीधा इस लड़ाई को एक दूसरे को ताकत देते हुए हम आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी से कहूंगी, अपना दिमाग लगाइए। पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, जागरूक हैं। चलिए इजाजत लेती हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं। कोशिश करूंगी दोबारा जुड़ पाएं। लड़ाई हमारी लंबी है, संघर्ष लंबा है, मंजिल नजदीक है। लास्ट कह रही हूं, तिरंगे की याद आ रही है भारी भारी। 75 साल आजादी के मना रहे हैं, कुछ नहीं हुआ इन 75 सालों में, तो किस बात का जश्न मना रहे हैं? क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्यों अपमानित कर रहे हैं, क्यों नीचा दिखा रहे हैं हमारे आज़ादी के आंदोलन के उन क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने अपने खून और शहादत देकर इस देश की नींव रखी है। बड़े बड़े IIT, IIM, एम्स, अंतरिक्ष तक पहुंचे, सुई से लेकर जहाज तक बनाए, दुश्मनों को चुनौती दे रहे थे जो सरहदों पर उन्हें टक्कर दी। जब कुछ किया ही नहीं 70 सालों में, 75 सालों में, बार बार अरविंद केजरीवाल महाठग और बोलते हैं, आप ऐसे ही इनकम टैक्स कमिश्नर बन गए। तो मैं यही कहूंगी, अब तिरंगे पर लास्ट शब्द कह रही हूं। लोगों ने कहा तिरंगे में लिखा है कि आप उस पर बोलिए। मैं बताना चाहती हूँ, सिर्फ 15 अगस्त को जो भाजपा ने देश भर में तिरंगा यात्रा की बात कही थी, 500 करोड़ रुपए का ठेका, 500 करोड़ रुपए का ठेका केंद्र की भाजपा सरकार ने दिया। 500 करोड़ रुपए का ठेका। ठेका किसको दिया? अपने पूंजीपति मित्र रिलायंस इंडिया लिमिटेड को दिया। कब दिया? जब ये फैसला हो गया कि अब तिरंगा खादी में ही नहीं, हमारे देश के बुनकर हाथ से, जो अब तक खादी का हाथ से बुनकर बनाते रहे, अब वो नहीं, अब पॉलिस्टर का झंडा बनेगा। पॉलिस्टर झंडा बनेगा, मशीनों से बनेगा। और जब 500 करोड़ का ऑर्डर मिलता है पूंजीपति मित्र की कंपनी को, तो पता लगता है कि विश्व की पॉलिस्टर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। विश्व की सबसे बड़ी पॉलिस्टर बनाने की कंपनी रिलायंस हो गई। 500 करोड़ तिरंगे बनाने का झंडा हमारे बुनकर, किसी भी बुनकर को देश में हाथ से बनाने के लिए खादी का 1 भी रुपए का ऑर्डर नहीं मिला। सारा ऑर्डर इनमें मिलता है। और ऊपर से ये भी सुनने आता है कि हर राशन की दुकान पर गरीब को मुफ्त का राशन अब नहीं मिलेगा जब तक वो 20 रुपया खर्च करके राशन नहीं, झंडा नहीं खरीदेंगे। झंडा भी शर्मिंदा हुआ, भारत माता भी शर्मिंदा हुई कि केंद्र की भाजपा सरकार, जिन्होंने 52 सालों तक झंडा तिरंगा अपने मुख्यालयों पे नहीं लहराया, वो मेरी आड़ में भारत माता और तिरंगा सोच रहे होंगे कि मेरी आड़ में मेरे देश के गरीबों को उन्हीं के हक, उन्हीं के अधिकार राशन से वंचित कर रहे हो कि 20 रुपए का झंडा खरीदोगे तो राशन मिलेगा। और बहुत से गरीब राशन से मोहताज हो गए क्योंकि जेब में 20 रुपए नहीं था। महंगाई और बेरोजगारी की इतनी मार पड़ी है उनको। सो ये भी एक था जो बेनकाब करना था।
इजाजत लेती हूँ, बात लंबी हो जाएगी। 300-400 लोग सुन रहे हैं, इसीलिए लगता है कि संवाद सीधा हो, सीधी बात हो। मैं फिर कह रही हूँ, जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं ना, घंटों लगते हैं मुझे, लेकिन मैं पढ़ती हूँ उन्हें कि देश के दिमाग में, दिल में बात क्या चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं। ये सब यही से मिलता है, क्योंकि मीडिया नहीं बताता कि देश क्या सोच रहा है। फर्जी सर्वे हो रहे हैं, फर्जी न्यूज गढ़ी जा रही हैं, एजेंडा रन किए जा रहे हैं। इनका मानना है देश में कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, रुपया तो गिर ही नहीं रहा है, वो 80 तो पहुंचा ही नहीं है। डॉलर के मुताबिक $1.80 मुकाबले अर्थव्यवस्था गिरी नहीं हुई है, बैंकों को कोई चूना नहीं लगाया जा रहा है, सब कुछ बहुत बेहतर है। बस कुछ नहीं हुआ तो 75 सालों में कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ। विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सही लगे तो आज की चर्चा जो मैंने आपके साथ की इसे जरूर शेयर करिएगा, और उसमें से आपको लगे कुछ अंश ऐसे हैं जिसे आपको निकाल कर छोटा छोटा 1-2 मिनट का वीडियो बनाकर शेयर करना है, और चुनौती दीजिएगा कि अलका लांबा कह रही है, झूठ बोल रही है, तो करिए उस पर मानहानि का दावा, अरेस्ट करिए और जेल में उसको भी डाल दीजिए, उसकी भी आवाज को बंद कर दीजिए। तो इसलिए चुनौती आपके माध्यम से सत्ता में बैठे उन लोगों को दे रही हूं।